नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान वर्चस्व, केवल निर्वाचित विधायकों के ही मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न, भगोड़े अपराधी और भारतीय कानून तथा जून माह के वस्तु और सेवा कर संग्रहण आंकड़ों पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व और अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर। हाल ही में अमेरिका के द्वारा बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया और यह एक प्रकार से अमेरिका की अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति की समाप्ति का सांकेतिक प्रतीक माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से वापस जाने के संदर्भ में 11 सितंबर की डेडलाइन को निर्धारित किया गया था। हालांकि अब उसके द्वारा 11 सितंबर से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ा जा रहा है। किंतु इस पूरे परिदृश्य में हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से अमेरिका के जाने के बावजूद अफगानिस्तान में अभी भी शांति बरकरार नहीं रह पाई है, जो अमेरिका के अफगानिस्तान अभियान के संदर्भ में कई सारे प्रश्न खड़े कर देती है। आंकड़ों के अनुसार तालिबान के द्वारा बहुत तेजी से अफगानिस्तान पर अपने नियंत्रण को बढ़ाया गया है और 1 मई के पश्चात से तो तालिबान ने बेहद तेजी से अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों को अपने अधिकार में ले लिया गया है। अब तक तालिबान के द्वारा 407 में से 195 शहरों पर अधिकार कर लिया गया है और 129 जिले ऐसे हैं जिसमें अभी भी लड़ाई जारी है। यदि हम अफगानिस्तान के क्षेत्र नियंत्रण पर गौर करें तो पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान के द्वारा दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा गया है। हालांकि इस पूरे संदर्भ में एक नवीन बात यह देखी जा रही है कि अब तालिबान दक्षिण और पश्चिम से आगे बढ़कर मध्यवर्ती अफगानिस्तान के साथ ही उत्तरी और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में भी अपनी पहल को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत उसके द्वारा अनेक सीमावर्ती क्षेत्रों और बाखन कॉरिडोर आदि क्षेत्रों पर भी नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तालिबान द्वारा नियंत्रित स्थिति को आप इस मानचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें तालिबान नियंत्रित क्षेत्र को सफेद रंग में दर्शाया गया है, जो 2021 की इस स्थिति को बताता है कि किस प्रकार से 2019 की तुलना में 2021 में तालिबान के द्वारा दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों के साथ ही अब उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्रों पर भी अपने नियंत्रण को बढ़ा लिया गया है। और इसकी तुलना में अफगानिस्तान सरकार नाटो और सहयोगी दलों के नियंत्रण वाले गुलाबी क्षेत्रों की तुलना में अब तालिबान का अफगानिस्तान पर नियंत्रण बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब वर्तमान में केवल काबुल और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में ही अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व कायम रह गया है, जिसे आगे सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। यदि हम इस पूरे पृष्ठभूमि की बात करें तो 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमले देखे जाते हैं, जिसमें 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके तहत इस्लामी आतंकवादी समूह अल कायदा और उसके प्रमुख नेता ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया गया और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि अब अमेरिका पूरी दुनिया में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कार्य करने जा रहा है। इसके तहत यह भी पता लगाया गया कि किस प्रकार से तालिबान के द्वारा, जो उस समय अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामवादी शासन चलाते थे, उन्होंने बिन लादेन की रक्षा की है और वह उसे अमेरिका को सौंपने से इनकार कर रहे हैं। इसी के चलते 9/11 के 1 महीने बाद ही अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत हवाई हमले शुरू कर दिए गए और बाद में नाटो के सहयोग से यह एक पूर्णकालिक लड़ाई में बदल गया। नाटो द्वारा जब अफगानिस्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी गई, उसके बाद से संयुक्त बलों की सहायता से अमेरिका ने तालिबान के शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक संक्रमणकालीन सरकार की स्थापना की गई। यह उम्मीद की जा रही थी कि अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा जो सरकार की स्थापना की गई है वह तालिबान के अंत को सुनिश्चित करेगा, किंतु 20 साल होने के बावजूद अभी भी यह युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया है और अमेरिका भी अब इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि युद्ध उसके द्वारा जीता नहीं जा सका है। यही कारण है कि अब अमेरिका द्वारा वापसी के लिए प्रयासों को किया जाना आरंभ कर दिया गया है, जिसके तहत
इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान से वापस जाने के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा वास्तव में 2015 में ही प्रयासों को प्रारंभ करना शुरू कर दिया गया था, जब अमेरिकी प्रशासन ने 2015 में मुरी में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजा था। हालांकि अनेक कारणों के चलते मुरी वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस पूरे घटनाक्रम में अगला चरण तब देखने को आता है जब दोहा में अमेरिका द्वारा तालिबान के साथ सीधे बातचीत को आगे बढ़ाया गया और इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत को भी नियुक्त किया था। उनके द्वारा दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई, जिसके चलते अमेरिका और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया था। इसमें आपको ये बात समझनी है कि किस प्रकार से इस समझौते में अमेरिका ने केवल तालिबान के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया, क्योंकि तालिबान ने काबुल की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और उसने इस शर्त को रखा था कि वह केवल अमेरिका के साथ बातचीत करेगा और काबुल सरकार को इस पूरी प्रक्रिया से अलग ही रखा गया था। अमेरिका द्वारा तालिबान विद्रोहियों के साथ जो इस प्रकार की सीधी बातचीत की गई, इसके तहत समझौते के आधार पर कई शर्तों को तय किया गया, जिसमें हिंसा का प्रश्न, विदेशी सैनिकों की वापसी का प्रश्न, अंतर अफगान शांति वार्ता के साथ ही अल कायदा और इस्लामिक स्टेट आदि आतंकवादी समूहों के साथ तालिबान के संबंधों पर भी बातचीत की गई। समझौते के माध्यम से तालिबान का यह कहना था कि वह इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूहों से अपने को अलग रखेगा और अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग इस्लामिक स्टेट, अल कायदा जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन हिंसा के प्रश्न पर अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि तालिबान द्वारा अभी भी हिंसा की जा रही है। अमेरिका द्वारा इसके बदले में समझौते के तहत यह वादा किया गया कि वह 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस ले लेगा, जिसे आगे बढ़ाकर बाद में 11 सितंबर 2021 कर दिया गया था। हालांकि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान का यह 20 साल का अभियान अत्यंत महंगा साबित हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने इस 20 साल के युद्ध में लगभग 980 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर दिए हैं और लगभग 2400 अमेरिकी सैनिक भी इस पूरे युद्ध में शहीद हो चुके हैं। अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर भी 143 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किया गया है और साथ ही साथ 90 बिलियन डॉलर से अधिक उसने खर्च किया है अफगानिस्तान की सेना और पुलिस आदि के विकास के लिए। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा 36 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किया गया है अफगानिस्तान में गवर्नेंस और आर्थिक विकास पर, और इतनी ही मात्रा में खर्च किया गया है अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा भी। लेकिन विशेषज्ञों का यह कहना है कि जो युद्ध की वास्तविक कीमत है वह अफगान लोगों द्वारा ही चुकाई गई है, क्योंकि 20 साल के इस युद्ध में 50,000 से अधिक अफगान नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है और 70,000 से अधिक अफगान सुरक्षा बलों की भी मृत्यु हुई है। इसी प्रकार लगभग 60,000 से अधिक तालिबान लड़ाकों की भी मृत्यु हुई है, जो अफगानिस्तान युद्ध में व्यापक नरसंहार आदि को दर्शाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि इन 20 सालों में अमेरिका को केवल असफलताएं ही हासिल हुई हैं। कुछ ऐसी सफलताएं भी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें कुछ आंकड़ों को ध्यान रखना चाहिए, जिसके तहत 2001 में अफगानिस्तान में स्कूलों में लगभग 9 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। वर्तमान में इनकी संख्या 80 लाख से अधिक है, जिसमें 1/3 लड़कियां भी हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में साक्षरता दर भी 2002 में लगभग 12% ही थी, जो अब बढ़कर लगभग 35% तक हो गई है। इस अवधि में अफगानिस्तान में जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है, जो पहले 40 वर्ष थी, अब वह बढ़कर 63 वर्ष तक हो गई है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में नगरीकरण भी बढ़कर 26% हुआ है और अफगानिस्तान में टीवी देखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 70% तक देखी गई है। इसके अलावा 2002 की तुलना में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर भी 20% से घटकर आधी ही रह गई है, जो अफगानिस्तान में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में अफगानिस्तान में युवा वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके चलते अफगानिस्तान की औसत आयु लगभग 18.5 ही है, जो इसके संदर्भ में अफगानिस्तान में विकास
विकास कार्यों को काफी महत्वपूर्ण बना देता है। ऐसी स्थितियों में ही हम अफगानिस्तान की चुनौतियों को समझ सकते हैं और विशेषज्ञों का तो ये कहना है कि इस पूरे मामले के संदर्भ में अमेरिका को ही अधिक दोषी ठहराया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा 2001 में हमला किए जाने के बाद अफगानिस्तान को स्थायित्व प्रदान किए जाने के संदर्भ में वादा किया गया था, किंतु अब अफगानिस्तान को अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से छोड़ा गया है वह एक प्रकार से अमेरिका द्वारा अपनी जिम्मेदारियों के परित्याग के रूप में ही देखा जा सकता है। जब उसके द्वारा तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया तो उसके द्वारा तालिबान को शरण देने वाले स्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था, किंतु अमेरिका के द्वारा तालिबान को शरण और सहायता देने वाले राष्ट्र जैसे कि पाकिस्तान आदि के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सत्ता से हटने के बावजूद तालिबान जीवित बना रहा, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरा है। इससे न केवल अफगानिस्तान के समक्ष चुनौतियां बढ़ती हैं, अपितु भारत के समक्ष भी चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि यदि तालिबान द्वारा सत्ता पर अपना कब्जा बना लिया जाता है तो वह अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही पाकिस्तान के समर्थन को भी बढ़ावा देगा, जो आगे चलकर अफगानिस्तान की समस्या को जम्मू कश्मीर की समस्या के साथ जोड़ सकता है और इस रूप में तालिबान के आतंकवादी कार्रवाइयों का जुड़ाव देखा जा सकता है कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाइयों से। यही कारण है कि भारत अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को कायम किए जाने के संदर्भ में यह बात लगातार कहता रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान समर्थित तालिबान को नष्ट किए जाने की आवश्यकता है और तभी हम अब तक प्राप्त किए गए विकास कार्यों पर बल दे पाएंगे, जिसके लिए हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत द्वारा निरंतरता के आधार पर यह भी बल दिया जाता रहा है कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार की वार्ता किए जाने के संदर्भ में अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान के नियंत्रण वाली वार्ता प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाना चाहिए और इसी के संदर्भ में हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इन सब के बावजूद तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में जिस प्रकार से अपने नियंत्रण को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अब ये भविष्य में ही देखा जाएगा कि इसके संदर्भ में किस प्रकार से परिस्थितियां आगे दिखाई देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है केवल निर्वाचित विधायकों के ही मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न से। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्य न बन पाने के चलते इस्तीफा दे दिया गया है। यह पूरा मुद्दा इस रूप में भी जुड़ा है कि चुनाव आयोग को खाली विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने का फैसला करना बाकी था, जिससे श्री रावत को मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता था। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसके संदर्भ में संविधान का प्रावधान ये कहता है कि उनके पास पद पर बने रहने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य बनने के संदर्भ में 10 सितंबर तक 6 माह का समय शेष था। हालांकि उनके द्वारा इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया गया है। इसके संदर्भ में हमें जनप्रतिनिधित्व अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें कहा गया है कि किसी भी रिक्ति विशेष के लिए उपचुनाव उस रिक्ति के उत्पन्न होने के 6 माह के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें 2 अपवाद इस रूप में हैं कि यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में 1 साल से भी कम शेष रह गया हो या फिर चुनाव आयोग और केंद्र यह प्रमाणित कर दें कि उस समय उपचुनाव होना मुश्किल हो गया है, इसके चलते उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। लेकिन हमें इस संदर्भ में ध्यान रखना होगा कि उत्तराखंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वह मार्च 2022 को ही समाप्त होने जा रहा है और अनेक विद्वानों का ये कहना है कि यदि कोरोना के चलते उपचुनाव ना कराए जाने का फैसला किया जाता है तो इसकी भी आलोचना अनेक आधारों पर की जा सकती है। यदि हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के हाथ में एक मंत्री परिषद होती है। यदि हम बात करें मुख्यमंत्री कौन हो सकता है तो इसके संदर्भ में यह प्रावधान है कि राज्य विधानसभा के चुनाव के बाद जो पार्टी या गठबंधन का समूह सदन में
बहुमत हासिल करता है वह अपने नेता का चुनाव करता है और राज्यपाल को अपना नाम बताता है। राज्यपाल तब औपचारिक रूप से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उन्हें अपनी मंत्री परिषद बनाने के लिए भी कहता है। इसके अलावा जब राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल के द्वारा आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए कहा जाता है। यदि हम बात करें कार्यकाल की तो सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाता है। हालांकि वास्तविक व्यवहार में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि वह राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत का समर्थन खो देने की स्थिति में ही राज्यपाल द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके भी उसे हटा सकती है, लेकिन यह तभी देखा जा सकता है जब वह अपना बहुमत खो देता है। अब इस पूरे वाद विवाद के संदर्भ में हमें कुछ राजनीतिक बातों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत विशेषज्ञों के अनुसार इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कारक पश्चिम बंगाल का भी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वर्तमान में विधानमंडल की सदस्य नहीं है और यदि वे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्य नहीं बन पाती हैं तो उनके द्वारा भी इस्तीफा देना संभावित है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में अनेक प्रकार के प्रश्न उभरते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री बनने के लिए 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना आवश्यक है और इस 6 माह की अवधि के माध्यम से राज व्यवस्था में हम बेहतर विकल्पों को तलाश सकते हैं। अनेक बार इसका सकारात्मक रूप में भी प्रयोग देखा गया है, जिसके आधार पर हम ऐसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को भी देख सके हैं जो तत्कालीन समय में विधानमंडल अथवा संसद के सदस्य नहीं थे, किंतु उसके बावजूद उनके द्वारा प्रधानमंत्रित्व अथवा केंद्रीय मंत्री के पद को धारण किया गया था। इसके तहत हम 1991 में मनमोहन सिंह का उदाहरण दे सकते हैं कि उनको किस प्रकार से इसी प्रावधान के तहत गैर विवादित तरीके से चुना गया था, जो बाद में राज्यसभा का सदस्य बने थे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में यह काफी विवादित हो चला है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों का चयन अनेक बार राजनीतिक दलों के हाईकमान के द्वारा किया जाता है और इसके चलते ऐसे व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो अनेक बार गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हैं और उनको लोकप्रियता भी उतनी हासिल नहीं होती है। विधि विशेषज्ञों ने इस बात पर भी प्रश्न उठाया है कि किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था में इस प्रावधान को किया गया है कि कोई एक व्यक्ति केवल एक बार में एक ही संवैधानिक पद को धारण करे और इस संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों को भी बेहतर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत एक सांसद के विधानसभा में चुने जाने की स्थिति में अथवा मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में उनको 14 दिन के भीतर किसी न किसी एक पद को छोड़े जाने की बात कही गई है और विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसमें इस तथ्य को भी जोड़ा जाना चाहिए कि यदि एक व्यक्ति दूसरे संवैधानिक पद को धारण करता है तो उसके द्वारा यह किए जाने से पहले जो पहले उसके द्वारा संवैधानिक पद धारण किया गया है उससे उसको इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद ही उसे दूसरे संवैधानिक पद को धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि कोई सांसद है और वह बाद में मुख्यमंत्री बनता है तो उसे पहले सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद ही उसके द्वारा मुख्यमंत्री के पद को धारण किया जाना चाहिए। इस पूरे वाद विवाद में हमें कोरोना काल को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोरोना काल में निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव ना करवाए जाने के संदर्भ में जो तर्क आदि दिए गए हैं उसको लेकर भी अनेक विशेषज्ञों द्वारा वाद विवाद किया गया है। इसके तहत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से भारत ने इससे पहले भी बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों को कोरोना काल में ही करवाया था, तो इसी प्रकार से उपचुनावों को भी कोरोना काल में ही बेहतर कोरोना गाइडलाइंस के साथ करवाया जा सकता है, जिससे इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं होता और निष्पक्षता के आधार पर इसमें कार्य किया जा सकता था।
इसी के आधार पर निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के प्रश्न को भी हमें इसके संदर्भ में ध्यान रखना होगा। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण सुधारों पर लगातार बात की जाती रही है, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किए जाने के संदर्भ में एक कोलेजियम अथवा समिति के आधार पर नियुक्ति किए जाने की बात कही गई है, जिसमें न्यायपालिका और विपक्ष आदि की भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति की जाती है वह केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है, जिससे अनेक बार राजनीतिक वाद विवाद पैदा हो जाते हैं। यदि भारत वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर आदि की नियुक्ति में कोलेजियम पद्धति का अनुसरण कर सकता है, तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में भी इसे लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी पर्याप्त स्वायत्तता दिए जाने के लिए प्रावधानों को किए जाने की आवश्यकता है और इसके माध्यम से ही भारत में निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रणाली की स्वतंत्रता को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के वाद विवाद की पृष्ठभूमि में ये कुछ ऐसे व्यापक मुद्दे उभर के आए हैं जिसको हमें ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संदर्भित है भगोड़े अपराधी और भारतीय कानून पर। हाल ही में भारत में अनेक व्यक्तियों द्वारा अपराध करके विदेशों में भागने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसमें माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी आदि का नाम हमने सुना है। इन सभी के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के तहत की गई है, जिसके तहत उनको दूसरे देशों से वापस लाए जाने के लिए प्रत्यर्पण संधि आदि के आधार पर कार्य किया गया है और भारत में भी उनके विरुद्ध अनेक प्रकार की कानूनों की विद्यमानता के आधार पर कार्यवाही की गई है। इसमें भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए जो जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें पुलिस की भागीदारी होती है और साथ ही साथ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भी इसके संदर्भ में कार्य किया जाता है। भारत इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली इंटरपोल संस्था के साथ भी मिलकर कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से विविध प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं और इनको जारी करके भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाए जाने के संदर्भ में प्रयासों को किया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिस प्रकार से हम विदेशों से भगोड़े अपराधियों को वापस लाए जाने के संदर्भ में प्रयासों को कर रहे हैं, उसी प्रकार से भारत में भी इसके संदर्भ में व्यवस्था को किया जाना होगा, क्योंकि भारत में ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से एक राज्य में अपराध करके अपराधी दूसरे राज्य में भाग जाते हैं, जिससे उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो बेहतर नहीं हो पाती है। भारत में यह देखा जाता है कि कई बार अपराधी इसका लाभ उठाते हैं और वे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अपराध करने के बाद गुमनामी का जीवन जीते हैं और उनके द्वारा जो अपराध किए गए होते हैं उसका दंड उनको नहीं मिल पाता है। यानी हमें इसके संदर्भ में प्रयासों को करना होगा, जिसके तहत हमें वांछित अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की जरूरत है, जिसकी सभी पुलिस एजेंसियों तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसमें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड आदि महत्वपूर्ण है। इसी के समान भारत में वांछित लोगों से संबंधित व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी बनाया जाना चाहिए और राज्यों के आधार पर भी इंटरपोल के नोटिसों के समान ही इसमें कार्य किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इस प्रकार के सिस्टम को लागू भी किया है, जिसके तहत उसके यहाँ एक कार्यशील अंतरराज्य प्रत्यर्पण संबंधित एक व्यवस्था कार्य करती है, जिसके माध्यम से भगोड़े अपराधियों को ट्रैक किए जाने के संदर्भ में एक बेहतर व्यवस्था के आधार पर उन्हें पकड़े जाने के लिए कार्य किया जाता है। भारत भी इसके संदर्भ में भगोड़े अपराधियों के ट्रैकिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए कार्य कर सकता है। इस प्रकार के भगोड़े अपराधियों को पकड़े जाने के लिए विविध प्रकार की जांच एजेंसियों के समन्वय को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसमें राज्य पुलिस एजेंसियों के साथ ही नई दिल्ली स्थित इंटरपोल का कार्यालय तथा विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच
एजेंसियों की भूमिका को भी बढ़ाया जाना चाहिए। यदि हम इस प्रकार के डेटाबेस को बना पाने में सफल होते हैं तो न केवल हम भगोड़े अपराधियों पर कार्रवाई कर सकेंगे, अपितु इससे भारत में भी अपराधों को कम किए जाने की दिशा में सकारात्मक कार्य किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह संदर्भित है जून माह के वस्तु और सेवा कर संग्रहण आंकड़ों से। हाल ही में भारत में जून माह में वस्तु और सेवा कर संग्रहण के आंकड़े को जारी किया गया, जो ये देखा गया कि जून माह में जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है वह घटकर लगभग 93,000 करोड़ ही देखा गया है। इसके पहले अप्रैल में यह आंकड़ा लगभग 1.41 लाख करोड़ था और मई में यह लगभग 1 लाख करोड़ था। जून माह के आंकड़ों के द्वारा मुख्य रूप से मई माह के वस्तु और सेवा कर के संग्रहण पर प्रकाश डाला जा सकता है, जो अखिल भारतीय स्तर पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित एक महत्वपूर्ण महीना रहा था। मई महीने में ही देश भर में अनेक स्थानों पर हमने लॉकडाउन को भी देखा और इसी के चलते जो 93,000 करोड़ का जीएसटी संग्रहण देखा गया है उसको अनेक विद्वानों ने बहुत बुरा आंकड़ा नहीं कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते यह आंकड़े बहुत खराब नहीं है। हालांकि आगे आने वाले समय में इसको और बेहतर बनाए जाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है और हमें इस पूरी व्यवस्था में जीएसटी के तहत कुछ सुधारों को लाना होगा, तभी हम इसके संदर्भ में और बेहतर कर राजस्व संग्रहण के साथ सामने आ सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ वस्तु विशेषों पर वस्तु और सेवा कर की दर को कम किए जाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता अधिक से अधिक खर्च करने के लिए आगे आ सकें और साथ ही साथ हमें पेट्रोलियम उत्पाद आदि को भी जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रयासों को करना प्रारंभ करना होगा। जिस प्रकार से विशेषज्ञ कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि में हम आगे आने वाले समय में जीएसटी संग्रहण के साथ ही अन्य प्रकार के राजस्व संग्रहण आंकड़ों को भी बेहतर कर सकें, इसके लिए हमें अभी से ही प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। यह इस रूप में एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, जिसे 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और यह अखिल भारतीय स्तर पर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इस रूप में हम इसके 5 वर्ष को देखने जा रहे हैं और इस तरीके से यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, तालिबान के अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ने के साथ क्षेत्र और देश के लिए भविष्य क्या है? कथन की जांच करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, केवल निर्वाचित विधायकों के ही मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न के वाद विवाद की पृष्ठभूमि में इससे संबंधित व्यापक मुद्दों की चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप तालिबान के अफगानिस्तान में तेजी से प्रसार का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अफगानिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करेंगे और इसमें अमेरिका और तालिबान के मध्य संबंधों का भी विवरण देंगे। फिर आप अफगानिस्तान के भविष्य के संदर्भ में कुछ सुझावों की चर्चा करेंगे और एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप हाल ही में तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घटना का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप निर्वाचित विधायकों के ही मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न से संबंधित मुद्दे की चर्चा करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ अन्य व्यापक मुद्दों का भी उदाहरण देंगे, जिसके तहत आप निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता आदि का उदाहरण दे सकते हैं। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।